दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जिस पर अभी तक नई परख के मंच पर चर्चा नहीं हुई है। और वो चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन की कुंडली में क्या है? क्या उनकी कुंडली ठीक वैसे ही निकलेगी जैसी निवर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की कुंडली थी, या उनकी कुंडली में कुछ और निकलेगा? उनका राजनीतिक भविष्य क्या है? क्या वो जगत प्रकाश नड्डा जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित होंगे, या उनकी रीढ़ की हड्डी जगत प्रकाश नड्डा की रीढ़ की हड्डी से कुछ ज्यादा मजबूत होगी? वैसे मैं ज्योतिषी नहीं हूं, न कुंडलियां देखने का मेरे अंदर कोई हुनर है, लेकिन मैं नेताओं की कुंडली जरूर थोड़ी बहुत देख सकता हूं। दोस्तों, जरा सोचिए उस क्षण के बारे में कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जगत प्रकाश नड्डा को बुलाया होगा और उनको निर्देश दिया होगा कि आपको सारे देश को, सारे मीडिया को और पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को और पार्टी के सारे पदाधिकारियों को यह संदेश किसी तरीके से पहुंचाना है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं रही। भाजपा जब कमजोर थी तब उसे संघ की जरूरत रहती थी। अब भाजपा सक्षम हो गई है, वह अपने आप खुद को चलाती है, उसे संघ की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी को, कोई भी ये बात नहीं मान सकता कि जगत प्रकाश नड्डा बिना किसी स्पष्ट निर्देश के, बिना किसी ठोस निर्देश के इतनी हिम्मत जुटा पाए होंगे कि वो अपनी मर्जी से इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कह दें। 18 मई 2024 को, दिन आपको याद होगा, 18 मई 2024 को उस वक्त लोकसभा की चुनाव की मुहिम चल रही थी। हम जानते हैं कि लोकसभा 2024 के अप्रैल और जून के बीच में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। उसके बिल्कुल बीचों बीच जगत प्रकाश नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, भाजपा बड़ी हो गई है, उसे संघ की जरूरत नहीं है, पहले संघ की जरूरत थी, अब भाजपा सक्षम है और स्वयं खुद को चलाती है। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि इसी के बाद संघ ने तय किया कि वो अब लोकसभा चुनाव के बाकी हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी खुद को चलाए और खुद को चुनाव लड़के दिखा दे। पहले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से काफी अनमनापन था, क्योंकि मोदी जी लगातार 400 पार की बात कह रहे थे और वो ये मोदी की गारंटी है, इस प्रकार की बातें हो रही थी। उन्होंने खुद को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दिया था। तो ऐसी हालत में संघ वाले सोच रहे थे कि इस बार मोदी जी को खुद आजमा के देखना चाहिए कि उनकी अपनी अपनी ताकत क्या है, संघ के बिना क्या ताकत है। और जब नड्डा जी ने ये कह दिया, उसके बाद तो संघ ने पूरी तरीके से अपने स्वयंसेवकों को और अपनी शक्तियों को तकरीबन ठंडा कर दिया। उनसे कहा कि अब भाजपा की कोई मदद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब कुंडली की बात उठाता हूं नितिन नवीन की, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर नितिन नवीन को किसी दिन मोदी और शाह ने बुलाया और कहा कि इस ऐसा ही या ऐसी से मिलता जुलता कोई संदेश आपको देना है पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, तो नितिन नवीन क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने नड्डा जी का हश्र देख लिया है। नड्डा जी का पूरा अध्यक्षीय काल एक से एक बढ़कर बेइज्जतियों से भरा हुआ है। बार बार उनका अपमान हुआ और बार बार मुस्कुराते हुए उन्होंने उस अपमान को झेला। अपमान झेलने का जो दिल गुर्दा जगत प्रकाश नड्डा ने दिखाया है, वो तो भारतीय राजनीति में किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक नहीं दिखाया होगा। अब जरा देखिए, नड्डा के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने 30 विधानसभा चुनाव जीते, थोड़े बहुत नहीं, 30 विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन उसमें से एक का भी श्रेय नड्डा जी को प्राप्त नहीं हुआ। हालात यह है कि जब पिछला उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीते, जिसमें सीटें कम हो गई थी, करीब 50 से ज्यादा 50 55 सीटें कम हो गई थी, बहुत से मंत्री चुनाव हार गए थे,
एक उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गया था, लेकिन बहुमत मिल गया था। अच्छा, मजबूत बहुमत मिल गया था। और जब योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल के सदस्य के रूप में उनका चुनाव कराया जा रहा था, उस वक़्त मंच पर जो व्यक्ति उपस्थित नहीं था, उस व्यक्ति का नाम था जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा का उस पूरे कार्यक्रम में मैंने बहुत ध्यान से देखा था, नाम तक नहीं लिया गया। उनके उनके योगदान की सराहना तक नहीं की गई, उनके योगदान को रेखांकित तक नहीं किया गया। पहली बात तो 30 विधानसभा चुनाव की जीतों का श्रेय नड्डा जी को नहीं मिला। उसके बाद मोदी शाह ने बुलाकर कहा कि ये संदेश दो, और इस संदेश को देने के बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर स्थित कार्यालय में हाथ बांधकर वो लंबे अरसे तक बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि कब उन्हें क्षमा मांगने का मौका मिले। और अपने पूरे कार्यकाल में नड्डा को हर काम अमित शाह से पूछकर करना पड़ता था। वे केवल एक औपचारिक किस्म के अध्यक्ष थे। वास्तविक अध्यक्ष, वास्तविक रूप से पार्टी की बागडोर अमित शाह के काम हाथ में थी। नड्डा का काम तो केवल ये था कि वे संगठन की हर गतिविधि को, हर सभा को, हर मीटिंग को, हर कॉन्फ्रेंस को, हर बैठक को मोदी जी की फोटो अपॉर्चुनिटी में कुशलतापूर्वक बदल दें। इसका एक कारण था, ऐसा करने का एक कारण था कि अगर मीटिंगें बार-बार होंगी, लगातार मीटिंगें होंगी और उन मीटिंगों में मोदी जी के अलावा भी किसी को बोलने का मौका मिलेगा, तो कुछ ऐसी बात हो सकती है जो सवाल के रूप में सामने आए। क्योंकि आखिर सरकार चल रही है। सरकार चलने पे बहुत सारे कामों से लोगों के मन में, कार्यकर्ताओं के मन में, नेताओं के मन में क्षोभ भी पैदा होता है। और जब किसी राजनीतिक व्यक्ति के मन में क्षोभ पैदा होता है, तो वो उमड़ता-घुमड़ता रहता है। और मीटिंग में कहीं उसे बोलने का मौका मिल गया, सवाल पूछने का मौका मिल गया, तो वो किसी न किसी रूप में शिष्टतापूर्वक वो निकल भी सकता है। और जब वो मीटिंग में निकलेगा, तो फिर वो बात मीडिया में जाएगी। गोदी मीडिया कितना भी दबाने की कोशिश करे, सोशल मीडिया उसको ले उड़ेगा और फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इससे मोदी और शाह की पकड़ मजबूत नहीं है, इस बात के संकेत जाएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी ने तय किया, अमित शाह ने तय किया कि नड्डा जी के पूरे कार्यकाल में पार्टी की अंदरूनी सांगठनिक बैठकों का जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर का भी निर्वाह नहीं किया जाएगा। देखिए, पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय और राज्य परिषदें साल में एक बार जरूर बैठेंगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए अनिवार्यता लिखा हुआ है कि वो हर 3 महीने में एक बार बैठेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप ये जो जो सांगठनिक कमेटियां हैं, महत्वपूर्ण कमेटियां हैं, राष्ट्रीय राज्य स्तर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, अगर आप इनकी बैठकों का सिलसिला देखें, इनका रिकॉर्ड देखें, तो आप पाएंगे कि नड्डा जी के कार्यकाल में पार्टी की गतिविधियों का ये जो एक कैलेंडर है, इस कैलेंडर का पालन बिल्कुल नहीं किया गया। फिर नरेंद्र मोदी ने बहुमत खो दिया। 303 से 20% सीटें हारकर वो 240 पर आ गए। और उसके बाद क्या हुआ? ये तो एक ऐसा आश्चर्य है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की ऐसी कोई बैठक नहीं हुई जिसमें नरेंद्र मोदी को उसका नेता चुना गया हो। जबकि इससे पहले 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया था। यहां पर नरेंद्र मोदी को नेता नहीं चुना गया और न ही भाजपा के संसदीय बोर्ड ने कोई बैठक की जिसमें औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी को नेता बनाने का प्रस्ताव किया गया हो। सीधे सीधे एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ की बड़ी बैठक बुलाई गई और उसमें राजनाथ सिंह ने खड़े होकर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बन राष्ट्र अब एनडीए के भी नेता होंगे। ये प्रस्ताव रख दिया गया और उस प्रस्ताव वहां पे वो पास हो गया। अब आप आइए अध्यक्ष चुनने के ऊपर। 15 दिसंबर तक किसी को नितिन नवीन के नाम के बारे में कुछ नहीं पता था। जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी कौन होगा, किसी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। जेपी नड्डा ऐसा लग रहा था अनंत काल से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं और अनंत काल तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। फिर अचानक 15 दिसंबर को यह पता चला कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने एक निर्णय ले लिया है
कि नितिन नवीन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। ये संसदीय बोर्ड की ये मीटिंग कब हुई? कभी किसी ने नहीं बताया। कहाँ हुई? ये जानकारी भी किसी ने नहीं दी। मोटे तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है, भव्य मुख्यालय है, महलनुमा मुख्यालय है, किलेनुमा मुख्यालय है, वहाँ मीटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं बताया गया। बाद में पता चला कि संसदीय बोर्ड की ये मीटिंग ऑनलाइन हुई थी। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की मीटिंग ऑनलाइन हुई थी, जिसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। और फिर ये भी नहीं बताया गया कि आप पूर्ण अध्यक्ष कौन होगा और कब बनेगा। उसके बाद ठीक 1 महीने बाद अचानक ये जानकारी मिली कि पार्टी के पूर्ण अध्यक्ष चुनने के लिए एक मतदाता सूची तैयार कर ली गई और फिर चुनाव के लिए नितिन नवीन के 7 नामजदगी के पर्चों का सेट फाइल किया गया। पीछे नरेंद्र मोदी, अमित शाह वगैरह वगैरह सब लोग वहां मौजूद थे और नितिन नवीन पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए। ये पूरी गतिविधि बहुत आश्चर्यजनक थी। और ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों का आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चुनाव करने से पहले नामजदगी पूर्ण चुनाव होने से पहले आमतौर पर इसकी तमाम गतिविधियां राज्यों के इलाकों में हो जाया करती थी। राज्यों में पार्टी कमेटियां चुन जाया करती थी। वहां भी चुनाव की बजाय वहां भी नामजदगी नुमाई चुनाव होते थे। अब नितिन नवीन के सामने कई प्रमुख सवाल हैं, जिनको मैं एक एक करके सबके सामने रखूंगा। उससे और पता चलेगा कि उनकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल यह है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में किस तरह समन्वय करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ समन्वय करने के लिए उन्हें 2 नेताओं से निपटना होगा। एक है अरुण कुमार, जो कि संघ के सरकार्यवाह हैं और वो भाजपा और संघ के बीच में समन्वय का काम देखते हैं। दूसरे हैं बीएल संतोष, जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। उन्हें भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा नियुक्त किया गया है। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। नितिन नवीन इनके मुकाबले बहुत जूनियर हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हो रहा था, उस वक्त नितिन नवीन की उम्र केवल 7 महीने की थी। संगठन में उन्हें ज्यादा से ज्यादा युवा मोर्चा की अध्यक्षता प्राप्त हुई थी, और वो भी उस समय प्राप्त हुई थी जबकि बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज्यादा हावी रहते थे। भारतीय जनता पार्टी का इतना विस्तार नहीं हुआ था, इतना प्रभाव नहीं हुआ था कि वो नीतीश कुमार को दूसरे नंबर पर डाल दे। दूसरी चुनौती नितिन नवीन के सामने ये होगी कि वो राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेताओं को, जो उनसे बहुत ज्यादा वरिष्ठ हैं और जिनका नाम अध्यक्ष पद के लिए चल रहा था, मीडिया में तो चल ही रहा था, कम से कम पार्टी के अंदरूनी हलकों में भी चल रहा था, इन लोगों के साथ किस तरह संबंध बनाएंगे। ऐसे कई उपाध्यक्ष हैं, ऐसे कई महासचिव हैं जो नितिन नवीन से बहुत ज्यादा पुराने, जमे हुए, अनुभवी और शक्तिशाली हैं। उन्हें जब पार्टी का पुनर्गठन करना होगा तो इनमें से कईयों को उन्हें हटाना होगा, और हटाने के लिए उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो रंग रुतबा है, उस रंग रुतबे का सहारा लेना होगा। अब मैं फिर वही सवाल रखूंगा जो मैंने पहले रखा था। कल्पना कीजिए कि मोदी और अमित शाह बुलाते हैं नितिन नवीन को और कहते हैं कि तुम्हें पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और देश के मीडिया, सब जगह ये संदेश पहुंचाना है कि अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से स्वतंत्र हो गई है। तो वो क्या कहेंगे कि सर एक बार और फिर सोच लीजिए। नड्डा साहब का जो अनुभव है, उसके मद्देनजर क्या वो कहेंगे कि सर एक बार और कुछ सोच लीजिए? मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा कहने की हैसियत उनकी नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये होगी कि वो भाजपा के उन मुख्यमंत्रियों से कैसे निपटेंगे
उनके साथ उनका संवाद कैसे स्थापित होगा, जो अपने-अपने राज्यों में काफ़ी करिश्माई हैसियत रखते हैं। उनमें एक है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ तो मोदी और शाह तक को चुनौती देते रहते हैं। नितिन नवीन की उनके सामने क्या बिसात है? और इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो बीजेपी का सांगठनिक घपला है, वो उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है। इन तमाम बातों को कहने के बाद अब मैं अंत में एक बात और कहूँगा। क्या नितिन नवीन को इस बात का एहसास है कि भले ही नामज़दगी वाला ही चुनाव क्यों ना हो, अंततः वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए हैं और उनके चुनाव की घोषणा बाकायदा पार्टी के आधिकारिक फोरम से की गई है। उनके नाम को बल देने के लिए नरेंद्र मोदी ने यहां तक कहा है, हालांकि ये एक तरह का रेटरिक ही है, एक तरह की बनी बनाई बात ही है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, वो मेरी सीआर यानी चरित्र पंजिका लिखेंगे। क्या नितिन नवीन को इस बात का एहसास हुआ है कि भले ही ये अध्यक्षता उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भेंट की है, लेकिन अब वो अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और अब उन्हें हटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर नितिन नवीन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आदेश को 100% मानने से कभी-कभी इनकार भी करें, कभी-कभी उसमें संशोधन भी करें, कभी-कभी अपने मन का काम भी करें, संगठन में कभी-कभी अपने मन के व्यक्ति की नियुक्ति भी करें, तो मोदी और शाह को उसे बर्दाश्त करना होगा। मोदी और शाह में तकनीकी रूप से उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो पार्टी के अध्यक्ष को हटा सकें। वो ये तो कर सकते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ एक तरह की बगावत करवा दें, लोगों को उकसाकर। लेकिन इस सब काम में उन्हें बड़ी मुश्किल पड़ेगी और इसका बड़ा हंगामा होगा। मीडिया में इसके तरह-तरह के संदेश जाएँगे, पूरे देश में इस तरह के तरह-तरह के संदेश जाएँगे कि जिस अध्यक्ष को गा बजाकर इन लोगों ने नियुक्त किया था, अब वो चूँकि उनकी बात नहीं मान रहा है, इसलिए उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। अभी बहुत शुरुआत है। अभी तो सब कुछ एक-एक बात नितिन नवीन पूछ-पूछ कर करेंगे। लेकिन दोस्तों, कब व्यक्ति अपने आप को स्वायत्त महसूस करने लगे, कब उसको दिया गया अधिकार, कब उसे अपने आप को थमाए गए अधिकार का एहसास हो जाए कि हमारे पास भी अधिकार है और हमें भी कभी-कभी इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए, कोई नहीं जानता। आपको याद होगा कि राजीव गांधी को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने एक पत्र लिख दिया था, जिससे पूरी कांग्रेस के अंदर भगदड़ मच गई थी। ये वही ज्ञानी जैल सिंह थे, जिनके राष्ट्रपति बनने के बाद में चुटकुला चला था, लतीफ़ा चला था कि पहले राष्ट्रपति रबर स्टैंप हुआ करता था, इस बार रबर स्टैंप को ही राष्ट्रपति बना दिया गया है। जब रबर स्टैंप कहे जाने वाले ज्ञानी जैल सिंह भी बगावत की बात कर सकते हैं, तो हो सकता है अभी नितिन नवीन केवल 45 साल के हैं, अपेक्षाकृत युवा हैं। नड्डा जी के मुकाबले उनकी रगों में ज़्यादा गर्म खून होगा। उनका मेटाबॉलिज़्म नड्डा जी के मुकाबले बेहतर होगा और उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास पाने के लिए सब कुछ है। तो अभी शुरू में तो मैं समझता हूँ सारे काम वो पूछ-पूछ कर करेंगे, करना भी चाहिए, ताकि धीरे-धीरे समझ में उनकी आएगा कि इतनी बड़ी पार्टी की अध्यक्षी कैसे की जाती है। और फिर एक बार जब जब और अगर दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब और अगर वे अपनी रीढ़ की हड्डी की मजबूती दिखाना चाहेंगे, तो फिर चुनौती जो आज नितिन नवीन के सामने है, वो चुनौती शिफ्ट होकर मोदी और अमित शाह के सामने जा सकती है। दोस्तों, आज बस इतना ही। आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ
खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे, तो आप मेरे वीडियो को अन्य सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।